प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। अगर आप इस क्वेश्चन सीरीज के क्लास को अंत तक देखते हैं, तो ये इंश्योर करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आप लोग के पास क्या है, बहुत ही कम टाइम है। तो बहुत ही कम टाइम में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि हम वहाँ पे मैथ में मैक्स टू मैक्स मतलब अधिक से अधिक हम मार्क क्या कर पाएँ, पा पाएँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, ताकि आपको आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला पाएँ। तो क्लास को एक नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, ताकि आपको आपका मंजिल मिल पाए। तो चलिए हम क्लास को एक नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आप इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि इस चैप्टर या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, तो आप क्या कर सके, बना सके। तो चलिए नए एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। तो ध्यान से देखते चलिएगा, क्या कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, लघुत्तम संख्या क्या है, जिसमें 12 से डिवाइड करे तो शेष 8 बचे, 18 से डिवाइड करे तो शेष 14 बचे, 36 से डिवाइड करे तो शेष 32 बचे, और 45 से डिवाइड करे तो शेष कितना बचे, 41 बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं कि अगर ये कोई नंबर है, अगर इस नंबर में आप 12 से डिवाइड किए तो शेष कितना, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 8। और 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 14। और अगर इसी नंबर को 36 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 32। और अगर इसी नंबर को 45 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 41 बचना चाहिए। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए, जिस संख्या से डिवाइड करते हैं और शेष, अगर इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए 12 में से अगर 8 को घटाते हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 आ रहा है। और 18 में से अगर 14 को घटाते हैं, तब पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का ही आ रहा है। और 36 में से अगर 32 को घटाते हैं, तब पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का ही आ रहा है। और 45 में से 41 को भी अगर हम घटाते हैं तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब क्या कि डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दिए हुए संख्या 12, 18, 36 और 45 है, इसका हम क्या करते हैं, लोएस्ट निकाल लेते हैं। मतलब क्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसके बाद एलसीएम में से इस दोनों संख्या को घटाने पे जो प्राप्त 4 है, उसको हम अगर घटा लेंगे तो वो लघुत्तम संख्या आपको पता चल जाएगा, जिसको अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो शेष 8 बचेगा, 18 से डिवाइड कीजिएगा तो शेष 14 बचेगा, 36 से डिवाइड कीजिएगा तो शेष 32 बचेगा, और 45 से डिवाइड करते हैं तो शेष कितना बचेगा, 41 बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉजिक क्या है कि दिए हुए संख्या का आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। अब बताइए 12, 18, 36 और 45 है। अब इसका हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना। सबसे पहले 2 से लगाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6, 9, 18, और यहाँ क्या हो जाएगा, 45। अगर फिर 3 से लगाते हैं तो 2, 3, 6 और 15। अब फिर 3 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1, 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5। अब अगर 2 से लगाते हैं तो 1, 1, 1 और यहाँ 5। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, 18 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 36, और 36 गुना 5 कीजिए तो 6 गुना 5 करेंगे तो 30। तो 0 हो गया, हासिल कितना बचा, कैरी कितना बचा, 3, 5 या 15, 3, 18। तो कितना हो जा रहा है, 180।
इसका मतलब क्या है कि 12, 18, 36, 45 का जो है 12, 18, 36 और 45 का जो है एलसीएम आपको कितना निकला? 180 निकला। अब 180 में से अगर आप 4 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 176 आ जाएगा। ये जो है 176 जो है, अगर इसमें आप 12 से डिवाइड कीजिएगा तो शेष 8 बचेगा, 18 से डिवाइड कीजिएगा तो शेष 14 बचेगा, 36 से डिवाइड कीजिएगा तो शेष 32 बचेगा और 45 से डिवाइड करते हैं तो शेष कितना बचेगा? 41 बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम ये इंश्योर करते हैं कि अब ये आपसे बन जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 176। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या है? ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। क्यू जो है, क्यू का जो इफिशियंसी है पी से कितना अधिक है? 50% अधिक है। मतलब क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है। तो पूछा जा रहा है कि क्यू उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ देखिए क्यू है, क्यू क्यू हो गया और ये हो गया पी। अब यहाँ देखते चलिए पी का जो इफिशियंसी है, दक्षता जो है वो क्या है? क्यू का जो इफिशियंसी है या दक्षता जो है वो पी से कितना है? 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब अगर ये पी को अगर हम कंसीडर कर लें 100, तो क्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। क्योंकि 100 का अगर आप 50% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इसका मतलब 100 से वो कितना अधिक? 50 अधिक। उसी को परसेंटेज के टर्म में क्या कहते हैं? क्यू पी से 50% अधिक। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू और पी का जो इफिशियंसी का जो रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 15 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। अब 15 और 10 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? मतलब क्या कि क्यू इज टू पी का जो रेशियो है वो 15/10 आ गया। तो इसको 5 से काटेंगे तो 3 और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। मतलब क्यू बाय पी का जो रेशियो है वो क्या है? 3:2। मतलब क्या? क्यू और पी का दक्षता का जो रेशियो है वो क्या है? 3:2 है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो है आपको पता होगा कि जिसका दक्षता ज़्यादा होता है उसको काम करने में समय कम लगता है। मतलब क्या कि इफिशियंसी जो होता है इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टाइम का। मतलब क्या? दक्षता जिसका ज़्यादा दक्षता जिसका ज़्यादा उसको टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। दक्षता जिसका ज़्यादा उसको क्या होगा? टाइम कम लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है? क्यू इस टू पी का रेशियो निकालिए। कितना आ गया? 3:2 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं? पलट करके लिख लेते हैं। तो 3/2 को अगर पलट करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। और इस 2/3 को आपको क्या करना है? दिए हुए पी के कार्य से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 6 डे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 डे हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा-सा और अच्छे से समझाते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। हम क्या बताएँ कि एफिशिएंसी जो है वो क्या होता है? इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। तो एफिशिएंसी ऑफ पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ टाइम। टाइम को अगर हम टी से रिप्रेजेंट कर लें तो टीपी। मतलब क्या कि अगर पी का दक्षता ज़्यादा है तो पी को काम करने में टाइम कम लगेगा। अगर पी का दक्षता कम है तो पी को उस काम करने में कितना लगेगा? समय ज़्यादा लगेगा। मतलब क्या कि ईपी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका? टीपी के। अब यहाँ टीपी क्या है कि पी को किसी भी काम करने में लगा समय, और ईपी क्या है? तो पी का दक्षता है। उसी तरह से अगर ईक्यू करें, ईक्यू क्या हो जाएगा? ईक्यू इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टीक्यू। तो ईक्यू ईक्यू क्या है? क्यू क्यू का इफिशियंसी को अपन किसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ईक्यू से। और उस काम को क्यू को करने में लगा समय को अपन क्या कहते हैं? टीक्यू कहते हैं। अब आपको पता होगा कि डायरेक्ट ये जो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? जब हटाते हैं तो क्या करते हैं? कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के अपॉन में
टीपी, और EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में TQ। अब बताइए, अब यहाँ देखिए EP अपॉन में EQ का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, TQ अपॉन में TP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EQ अपॉन में EP अपॉन में EQ, EP अपॉन में EQ का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, TQ अपॉन में TP। बस इसको अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो हम क्या किए हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किए। अब ये रिलेशन आपको क्या करना है, याद करके रखना है। अब आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तब क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कर रहा है, Q का जो इफिशियंसी है, दक्षता है, वो क्या है, P से 50% अधिक। अगर EP का वैल्यू 100 हम ले लेते हैं तो EQ का दक्षता क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। Q का जो इफिशियंसी है वो क्या है, P से 50% अधिक है, तो EP का वैल्यू अगर 100 ले लेंगे, मतलब क्या कि P का अगर दक्षता हम 100 ले लेंगे तो EQ का दक्षता क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150 इक्वल टू TQ। अब बताइए TQ को मतलब कि Q को TQ का मतलब क्या है कि Q को उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। TP का वैल्यू दे रखा है कि P उस कार्य को कितना दिन में कर लेता है, 9 दिन में कर लेता है। अब अगर TQ का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 गुना 9 अपॉन में क्या हो जाएगा, 150। अब इसको अगर काटते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, क्या हो गया, 3 दूनी 6। तो TQ का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। मतलब क्या कि P जो है अगर उस काम को 9 दिन में करता है तो Q उस काम को 6 दिन में करेगा, यदि Q का एफिशिएंसी P से 50% अधिक हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, EP अपॉन में EQ इक्वल टू TQ अपॉन में TP। अगर इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो आपको इस चैप्टर से या इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम ये इंश्योर करते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। या तो ये तरीका हम बताएं कि दोनों का रेशियो निकाल लीजिए और उसके बाद जो रेशियो आ रहा है उसको प्लट करके दिए हुए कार्य में क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए, तो दूसरा कितना दिन में वो कार्य करेगा ये आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है कि 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता है। मतलब क्या, ये इनडायरेक्ट वे में आपसे क्या पूछ रहा है कि शंकु का वर्ग पृष्ठ क्या होगा। शंकु का जो है वर्ग पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठ नहीं, शंकु का आपसे क्या पूछा जा रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। क्योंकि जितना पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उतना ही एरिया का आपको क्या लगेगा, लोह का चादर लगेगा उस शंकु को बनाने के लिए। तो ध्यान से देखते चलिएगा, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक शंकु है, ठीक, शंकु इस टाइप से रहता है। इस शंकु का आधार त्रिज्या कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, और इस शंकु का हाइट कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 90 डिग्री। और इसको हम क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। आपको पता है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आपको हम क्या बताए हैं कि अगर आपको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, इसका मतलब क्या, उस शंकु को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता होगा, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आपको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो उसके लिए आपको क्या चीज का वैल्यू मालूम होना चाहिए, पाई का तो वैल्यू मालूम, आर का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब आपको किस चीज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एल का। ये जो एल है, अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो आपको क्या चाहिए, एसी का वैल्यू चाहिए, क्योंकि एसी का वैल्यू ही क्या है, एल है। इसका मतलब अगर हम एसी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो हम ये बता पाएंगे कि इस शंकु को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता होगी। तो चलिए, मेरा टारगेट क्या है कि एल का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो एल का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो देखिए ट्रेंगल ए बी सी में, ध्यान से देखते चलिएगा, इधर हम कर रहे हैं ट्रेंगल ए बी सी में जो है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब लंब
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। अब बताइए AB का जो वैल्यू दे रखा है कितना दे रखा है, 24 का होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू कितना क्या कंसीडर किए हैं, L, तो L का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आप बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 576 प्लस 49 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 625 आ जाएगा। इसका मतलब एल का जो वैल्यू होगा रूट अंडर 625 होगा, तो एल का वैल्यू क्या हो गया, 625 का रूट क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। मतलब क्या कि एल का जो वैल्यू है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब बताइए अगर एल का वैल्यू निकाल ली तो हमको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो शंकु का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाई, तो 22/7 इंटू आर, 7 इंटू एल, 25 प्लस 22/7 इंटू आर, आर क्या है 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22 इंटू 25 प्लस 22 इंटू 7। अब 22 इंटू 25 कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू होगा 550 आएगा, प्लस 22 इंटू 7 कीजिए, 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 1, 15, 154 आएगा। 22 गुना 7 कितना हो जाएगा, 154 आ जाएगा। अब अगर 550 में 154 जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 704 के बराबर आ जाएगा, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या कि इस शंकु को तैयार करने के लिए जो आपको लोह चादर की आवश्यकता होगी, कितना लोह चादर की आवश्यकता होगी, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की लोह चादर की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपसे क्या हो गया होगा, बन गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो आप क्या कीजिए, पेन और पेपर लेकर के बैठिए और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी भी टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप फिर से वीडियो को प्ले करके देखिए। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे हम 1-to-1 डिस्कशन करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 704, 704 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि एक आयताकार टीन शीट 12 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी, इस इसे लंबाई में इस प्रकार रोल्ड किया जाता है, इस प्रकार रोल्ड किया जाता है। रोल्ड का मतलब क्या है, मोड़ना, इस तरह से मोड़ा जाता है कि आमने सामने के सिरों एक दूसरे से स्पर्श करते हुए बेलन बनाया जाता है। तब पूछा जा रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, मेरे पास मेरे पास क्या है कि एक आयताकार टीन का शीट, ठीक। अब इस टीन शीट का जो लंबाई है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है क्या है, 5 सेंटीमीटर। इस लंब इसे लंबाई में इस प्रकार रोल्ड किया जाता है। अब बताइए इस शीट को अगर मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर, ये क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है। अब रेक्टेंगुलर शीट को क्या कर रहा है, लंबाई के अकॉर्डिंग इसको क्या कीजिए, वेल्ड वेल्डित कीजिए या रोल्ड कीजिए। तो जब इसको रोल्ड करते हैं इस तरह से तो आपका जो लंबाई है वो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो होगा ऊपर वाले सर्कल का क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा, और हाइट जो है वो क्या हो जाएगा, इस आयताकार टीन शीट का चौड़ाई हो जाएगा। मतलब क्या, इसको अगर आप रोल्ड करते हैं तो जब इसको लंबाई के अकॉर्डिंग इसको रोल्ड कीजिएगा तो ये इस टाइप से बनेगा। तो इसका हाइट जो है वो क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो आपको ये जो सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल एक्चुअल में है क्या, ये सर्कल जो आपको दिख रहा है यही है क्या, 12 सेंटीमीटर। आप क्या कीजिएगा, एक पेज लीजिएगा, एक पर 12 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर, उसको क्या करना है, 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग रोल करके आपको क्या करना है, बेलन बनाना है। जब इस बेलन को बनाइएगा तो वो जो 12 सेंटीमीटर है वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले सर्कल का परिधि हो जाएगा। इसका मतलब अगर ऊपर वाले सर्कल का परिधि 12 सेंटीमीटर है तो नीचे वाले सर्कल जो बन रहा होगा उसका भी परिधि क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको पता है कि बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। क्या होता है, हम बेसिक में बता चुके हैं। अगर किसी भी टाइप को किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, थ्योरी का क्लास देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये है एच, हम क्या बताए थे, बेलन का जो आयतन होता है
तो बेलन का जो आयतन होता है जिसको वॉल्यूम कहते हैं, तो बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब इस सर्कल का एरिया इंटू हाइट। हाइट क्या है, एच। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए, अगर इस बेलन का आयतन अगर आपको निकालना है क्या करना पड़ेगा, आपको पता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई इंटू आर। आर क्या है, आर तो अभी आपको पता नहीं है, आर हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ऊपर वाले सर्कल का परिधि कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, और हमको पता है कि विड्थ की जो परिधि होती है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। विड्थ की परिधि किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। तो विड्थ की परिधि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। अब बताइए 2 पाई आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 12/2 पाई। अब इससे इसको कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 6। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, 6/पाई हो गया सेंटीमीटर। अब आर का भी वैल्यू पता चल गया, तो अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच में पुट कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है, 6/पाई। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 6/पाई इंटू एच। हाइट देखिए कितना दे रखा है, यहाँ देखिए हाइट बेलन का कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। अब बताइए पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल। 6 गुना 5 करेंगे, 6 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 30, और 30 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 180 अपन में क्या हो जाएगा, पाई, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन है ना, तो क्यूब हो जाएगा। तो 180/पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% का छूट देता है। तो एक दुकानदार क्या किया है कि वो बोल रहा है कि आप अगर हमारी दुकान से कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको हम कितना परसेंट का छूट देंगे, 10% का छूट देंगे। कितना परसेंट का छूट देंगे, 10% का छूट देंगे। ठीक, तो ग्राहक क्या किया, 650 रुपये मूल्य का एक सामान खरीदा। क्या खरीदा, कुकर खरीदा। उसके बाद 500 का एक हीटर खरीद लिया। 65 रुपया का एक बैग खरीद लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस दुकान से टोटल कितना रुपये का सामान खरीदा है, तो इसको क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ऐड कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, और 6×5 = 11, कैरी कितना बचा, हासिल 1, 6×5 = 11, 12। मतलब क्या कि टोटल जो है उस दुकान से कितना का सामान खरीदा, 1215 रुपया का खरीदा। अब 1215 रुपया का तो वो सामान खरीद लिया। अब बताइए 1215 पे कितना परसेंट का छूट मिलेगा, 10% का। तो 1215 का हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। तो 1215 का 10% क्या हो जाएगा, 1215 × 10 एक अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। इससे इसको कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1215/10, ये हो गया 121.5। इसका मतलब क्या कि उस बंदे को जो ये सामान खरीदा है उसको कितना रुपया का छूट मिला होगा, 121.5 रुपया का, 121.5 रुपया का उसको क्या मिला होगा, छूट मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 121 ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। 121.5 रुपये का क्या हुआ होगा, उसको छूट मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा, और हाँ बीच में वीडियो को पॉज या छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है हम ये इंश्योर करते हैं कि इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा। आप पूरा क्या कीजिए, पीवाईक्यू सीरीज को देखिए, और अगर आप पीवाईक्यू सीरीज को प्रैक्टिस करके आप अगर अपने एग्जाम में जाते हैं तो अधिकांश क्वेश्चन आपको उसी कंसेप्ट से रिलेटेड मिलेगा। तो ज़्यादा जो है आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क पा पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि छोटे भाई और बड़े भाई का जो आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ देखिए मान लेते हैं कि छोटा भाई
का जो आयु है वो क्या है x। तो बड़ा भाई का आयु क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+8 हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि दोनों भाई के एज का जो डिफरेंस है आयु का जो अंतर है वो क्या है 8 वर्ष का। इसका मतलब क्या कि एक दूसरे अगर अगर मान लेते हैं छोटा भाई 10 साल का है और बड़ा भाई 18 साल का है, इस दोनों के बीच का गैप कितना हो गया एज का डिफरेंस कितना हो गया 8 साल का हो गया। इसका मतलब अगर एक भाई क्या है इसको अगर एक्स मान लें एक भाई का एज एक्स मान ले तो दूसरे भाई का जो एज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x+8 हो जाएगा। x+8 का मतलब क्या हो गया एक्स के जगह पे 10 रखेंगे 10+8 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि छोटा भाई का अगर एज हम x कंसीडर कर ले रहे हैं और बड़ा भाई का एज अपन x+8 कंसीडर कर ले रहे हैं उस केस में देखिए आगे पढ़िए हम क्या कंसीडर किए छोटा भाई का जो एज है वो क्या है x है तो बड़ा भाई का एज क्या हो जाएगा x+8 हो जाएगा। क्यों क्योंकि दोनों भाइयों के एज का जो डिफरेंस है अंतर जो है वो क्या कितना का है 8 वर्ष का है। अब यहाँ देखिए दो भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद। अब बताइए कि 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद जो है छोटा भाई का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा x+10 हो जाएगा। अगर आप अभी 10 साल के हैं तो 10 साल के बाद कितना का हो जाएगा 20 साल का हो जाएगा मतलब क्या 10 साल ऐड हो जाएगा। और बड़ा भाई का जो एज होगा 10 साल बाद वो कितना हो जाएगा x+8 पहले से एज था +10। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर से पढ़िए दो भाइयों की आयु का योगफल तो 10 वर्ष बाद दो भाइयों का आयु का योगफल क्या हो जाएगा तो 10 वर्ष बाद दोनों भाई के एजों का योगफल जो होगा x+8 +10 +x+10 का जो योगफल है वो क्या हो जाता है आयु का जो योगफल है वो क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है x+8 का दोगुना हो जाएगा। अब बस इसी को क्या करना है सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। अब बताइए x+x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा 10+10 20 अब 20+8 करेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू x+x करेंगे तो 2x हो जाएगा तो 2x+8 हो गया। अब बताइए 2x+28 इक्वल टू क्या हो गया 2 से 2x मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4x अब प्लस का 16। अब अगर इस 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा 4x-2x 4x-2x। और अगर 16 को अगर राइट लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 28-16। तो 4x में से अगर 2x को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 2x और 28 में से अगर 16 को घटाते हैं कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। क्या हो गया 6 हो गया। क्लियर है। अगर x का वैल्यू 6 है मतलब छोटा भाई का एज अगर 6 साल है तो बड़ा भाई का एज कितना हो जाएगा 14 साल हो जाएगा। ये ना छोटा भाई का एज अगर हम 6 साल निकाल रहे हैं तो बड़ा भाई का एज क्या हो जाएगा 14 साल हो जाएगा। x+8 तो 6+8 करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है 8 वर्ष का है। अब ये तो आपसे ये पूछा नहीं जा रहा है कि x और मतलब दोनों भाई का एज क्या होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि छोटे भाई और बड़े भाई का एजों का जो अनुपात होगा रेशियो क्या होगा। तो छोटा भाई अपॉन में बड़ा भाई का एज का आपसे क्या पूछा जा रहा है रेशियो पूछा जा रहा है। अब बताइए छोटा भाई का एज क्या है 6 बड़ा भाई का एज क्या है 14। तो 6 जो है सम संख्या है इसका मतलब ये भी 2 से कटेगा तो 3 और ये 7। तो छोटा भाई और बड़ा भाई के एज का जो अनुपात हो गया वो क्या हो गया 3:7 हो गया 3:7। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से देखते चलिएगा। इसका कौन सा आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु के एक शिक्षक का सेवानिवृत्त हो जाता मतलब क्या कि वो क्या हो गया रिटायर हो गया। उसके स्थान पे क्या हुआ 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक की नियुक्ति कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की मध्य आयु
मध्य आयु जो है आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। 6 माह घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, 1 वर्ष घट जाएगा, उतना ही रहेगा। चौथा ऑप्शन जो दे रखा है 2 वर्ष घट जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा। हम मान लेते हैं कि उस स्कूल में 30 शिक्षकों की जो औसत आयु थी, मान क्या ले रहे हैं कि 30 शिक्षकों की औसत आयु क्या है, एक्स। अगर 30 शिक्षकों की औसत आयु एक्स है तो कुल आयु क्या हो जाएगा, तो कुल आयु को हम क्या मान ले रहे हैं, एम मान ले रहे हैं। कुल आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 गुना एक्स। क्लियर है। यदि 30 शिक्षकों की औसत आयु को हम एक्स मान लें तो कुल आयु क्या हो जाएगा, 30 गुना एक्स हो जाएगा। और कुल आयु को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एम का वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो गया, 30 गुना एक्स के बराबर हो गया। 30। क्लियर है। 30 शिक्षकों की औसत आयु क्या है, एक्स है, तो कुल आयु क्या हो जाएगा, 30 गुना एक्स हो जाएगा। और कुल आयु को हम क्या मान लिए, एम मान लिए। अगर कुल आयु को हम एम मान लिए हैं तो 30 गुना एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एम हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एम अपॉन में 30 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स क्या था, औसत आयु। तो औसत आयु जो है जब वो 60 वर्ष का शिक्षक स्कूल में था तब उस केस में औसत आयु एक्स था। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एम अपॉन में 30 हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है कि 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक क्या हुआ, स्कूल से सेवानिवृत्त हो गया। मतलब क्या, स्कूल से निकल गया। अगर बताइए, अगर एक्स आयु के एक शिक्षक निकल गया, अगर एक्स आयु के अगर एक शिक्षक निकल जाता है तो अब जो है पहले क्या था, एम अपॉन में 30 था। पहले औसत आयु के कितना था, एम अपॉन में 30 था। अब अगर उसमें से 60 वर्ष के एगो आयु का एक टीचर निकल गया तो टोटल आयु में से, कुल आयु में से 60 वर्ष घटा दिए, मतलब उतना आयु का अभी भी टीचर बचा हुआ है। और साथ ही एक नया टीचर जो आया है उसका आयु कितना है, 30 वर्ष है। मतलब क्या, 60 चला गया बट 30 आ गया। अब इतना जो है ये क्या है, औसत आयु है। कब, जब ये एक गया दूसरा आया। मतलब परिवर्तित माध्य जो है वो क्या है, m-60 + 30 अपॉन में 30। अब बताइए इसका अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, m-30 अपॉन में 30। इसको आप क्या लिख सकते हैं, m अपॉन में 30 माइनस 30/30। अब बताइए m अपॉन में 30, अब 30/30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये m अपॉन में 30 क्या है, x है। अब -1 मतलब क्या कि शिक्षकों का जो है औसत आयु, 30 शिक्षकों की औसत आयु पहले कितना था, एक्स था। अब क्या हो गया, एक घटा दिए हैं, मतलब 1 वर्ष घट गया है। x-1 का मतलब क्या हो गया कि यदि शिक्षकों की औसत आयु पहले एक्स था तो अब क्या हो गया, x-1 हो गया। मतलब क्या कि एक वर्ष जो है औसत आयु घट गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या कर रहा है कि गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पे एक बंदूक से गोली चलाई जाती है। वो 4 सेकंड बाद आवाज सुनते हैं, तो आवाज की यात्रा करने की गति क्या है। तो आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखते चलिएगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्पीड ही पूछा जा रहा है। अब डिस्टेंस जो है, यहाँ देखिए ये जो दे रखा है 4 सेकंड में दे रखा है, और यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या है, किलोमीटर में दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस।
डिस्टेंस क्या दिया है 1.34 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 1000 से गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अपॉन में टाइम, टाइम क्या है 4 सेकेंड। अब बताइए एस इक्वल टू जो है अगर इसको हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर में क्या बचा 134 गुना 10 तो हो गया 1340 अपॉन में 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 क्या था सेकेंड में था, मीटर पर सेकेंड। अब 1340 में अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 335 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा 335 के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 335 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो है आपका वो कितना निकल करके आया है 335 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा। क्या करा कि एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 1800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज जो आता है वो कितना रुपये का आता है 378 रुपये का आता है। तो वर्षों में समय ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है वर्षों में समय ज्ञात। एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 1800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना का आता है 378 रुपये आता है। तो वर्षों में क्या पूछा जा रहा है समय ज्ञात। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि टाइम कितना टाइम में 1800 रुपये पर 378 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि इंटरेस्ट का रेट क्या हो 10% पर ईयर, 10% पर ईयर। आपको पता है देखते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। रेट जो है वो रेट को अपन किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर कितना दे रखा है 10% और पर ये प्रतिवर्ष की दर से 1800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 आता है। तो पी जो है पी का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है 1800 रुपया। और ब्याज, ये जो ब्याज है वो कौन सा है सिंपल इंटरेस्ट तो है नहीं, कौन सा इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज है। और चक्रवृद्धि ब्याज को ही क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सीआई से। तो सीआई का जो वैल्यू है वो कितना है 378 और टी को हम क्या मान ले रहे हैं एन के बराबर। मतलब टाइम को हम क्या चीज से कंसिडर किसके बराबर मान ले रहे हैं एन के बराबर। यही एन का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n माइनस 1 होता है। क्या होता है सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n माइनस 1। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना 378 इक्वल टू पी का वैल्यू कितना दे रखा है 1800 इंटू 1 प्लस आर का रेट क्या है 10 तो 10/100 की पावर में क्या हो जाएगा n माइनस 1। अब बताइए इसी का आपको वैल्यू आपको क्या करना फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 प्लस यहाँ देखिए 10/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। 1 प्लस 1/10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। तो 378 ध्यान से देखते चलिएगा। तो 378 इक्वल टू क्या आया 1800 इंटू अब ये जो इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया है 11/10 के बराबर का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसका अगर वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 11/10 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 378 अपॉन में 1800। क्लियर है। अब बताइए 378 अपॉन में क्या आ गया 1800 आ गया। अब यहाँ माइनस है, अगर इसको राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 11 यहाँ n स्क्वायर नहीं है ये n है, ध्यान में क्या रखना है कि ये n है। 11/10 की पावर में n का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया 378 अपॉन में 1800 अब प्लस का 1। अब अगर 11/10 की पावर n, अब इसका अगर यहाँ 1 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 1800 378 प्लस 1800 18 3 21 2178 हो गया। 11/10 की पावर n इक्वल टू क्या हो गया 2178 अपॉन में 1800। अब ये जो 2178 अपॉन में 1800 है जब इसको काटिएगा इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 121 अपॉन में 100 के बराबर आ जाएगा।
121 अपॉन में 100 से 18 से काटिएगा दोनों को। 18 से अगर इस 2178 में भागा दीजिएगा तो 121 आएगा। 1800 में अगर 18 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब दोनों संख्या किससे कट रहा है 1800, किससे कट रहा है 18 से। अब बताइए ये जो 121 है वो किसका स्क्वायर है 121 का, और 100 जो है वो किसका स्क्वायर है 10 का। मतलब क्या कि 11/10 का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 11 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर के बराबर है। अब अगर ये दोनों आपस में सेम होता है, अगर ये दोनों आपस में सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। एन इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। मतलब क्या कि अगर 2 वर्ष के लिए 10% की रेट से 1800 रुपया को चक्रवृद्धि ब्याज पे चढ़ाएगा तो उसका ब्याज जो मिलेगा कितना का मिलेगा 378 रुपये का मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा 2 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अब इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। क्या दिया हुआ है कि nth रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर n/2 की पावर 2 का मान क्या होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है nth रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर n/2 की पावर स्क्वायर, यही आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है कि nth रूट ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं एक्स की पावर 1 अपॉन में n लिखते हैं। घातांक और करनी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर घातांक और करनी से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है आप क्या कर सकते हैं घातांक और सीरीज का जो थ्योरी का पोर्शन है आप उसको देख करके आइए, और उसके साथ साथ 100+ क्वेश्चन वहाँ भी डिस्कस किया गया है। अगर आप उस क्वेश्चन को भी देखते तो हम ये इंश्योर करते थे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है ध्यान से देखते चलिएगा, ये क्या है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं nth रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर में 1 अपॉन में n। अब इसको हम क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं। इसका मतलब एक्स की पावर में क्या हो जाएगा 2 अपॉन में n। मतलब क्या होगा कि nth रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर में 2 अपॉन में n। अब बताइए ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर में 2 अपॉन में n हो गया, और की पावर में क्या है n/2, और की पावर में क्या है। अब फिर से इसको हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स की पावर में 2 अपॉन में n इंटू n अपॉन में 2, की पावर में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसल, n से n कैंसल, तो बीच ब्रैकेट के अंदर में क्या बचा x बचा, और यहाँ पे क्या है 2 है, ये हो गया 2। ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी जो था वो क्या है सही। सी में क्या है एक्स स्क्वायर है। इसको किस तरह से बनाया आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि nth रूट ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है एक्स की पावर 1 अपॉन में n होता है। इसका मतलब क्या n अगर यहाँ 3 दे दिया यहाँ 4 दे दिया तो 4 की पावर में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या रखना है कि एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर m दे रखा है, ठीक है। इसका यूज नहीं हुआ है एक्स की पावर a, ध्यान से देखते चलिए एक्स की पावर a की पावर b, इसको आप क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर a इंटू बी लिख सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी का इसमें क्या किए यूज किए, और इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर स्क्वायर का वैल्यू अगर 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 3 √3 के बराबर है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखते चलिएगा क्या पूछा जा रहा है कि √3 की पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 इंटू √3 है। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखते चलिएगा इस √3 की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5/2 लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ध्यान से देखते चलिएगा, देखते चलिए हम बता रहे हैं। √3 को अभी आप पढ़ रहे हैं कि √x को क्या लिख सकते हैं x की पावर में 1/2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ n रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो √3 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर में 1/2 लिख सकते हैं, x की पावर में क्या है 5,
इंटू 9² इक्वल टू क्या हो गया 3 की पावर n इंटू 3। अब फिर से √3 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर में 1/2। अब यहाँ देखिए, अब इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो गया 3 की पावर 5/2 इंटू 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर की पावर में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर n इंटू 3 इंटू 3 की पावर 1/2। अब ये बताइए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो 3 की पावर 5/2 इंटू 3 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर n इंटू 3, यहाँ पावर में कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 3 की पावर में 1/2। अब आपको पता है कि जब बेस सेम रहता है तो पावर को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, कब जब इस दोनों के बीच में क्या हो गुना का साइन। तो 5/2 अब प्लस 4 का वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा 5 और 4 दूनी 8/2, तो 13 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए 8 5 13 अब बटे 2। तो जब हम अभी क्या बताएं कि जब बेस सेम होता है, ध्यान से सुनते चलिएगा, जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर 5/2 प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ भी बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 1/2। अब बताइए इसका मतलब तो ये हो गया, इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 13/2 के बराबर है। तो 3 की पावर 13/2 इक्वल टू क्या हो गया 3 की पावर, अब 1 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 अब प्लस n। और जब ये दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब क्या, बेस अगर आपस में बराबर इसका मतलब पावर भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/2 अब प्लस n का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 13/2 के बराबर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि n का वैल्यू, तो n का अगर वैल्यू आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा 13/2 माइनस 3/2। तो जब हर समान रहता है तो अंश को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो 13 में से 3 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 10/2। इससे इसको कैंसिल कीजिएगा कितना आ गया 5 आ गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 4 का अगर वैल्यू 119 के बराबर है तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि x³ माइनस 1 में x³ का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ देखिए ध्यान से देखते चलिएगा ये जो आपको x की पावर 4 दिख रहा है प्लस 1 में x की पावर 4 दिख रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं x² की पावर होल स्क्वायर और प्लस 1 में x² की पावर होल स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं x² की पावर होल स्क्वायर और प्लस 1 में x² की पावर होल स्क्वायर। अगर x² को a मान लें ये क्या, और 1 में x² को b मान लें, ये आपको कैसा दिख रहा है a² प्लस b² जैसा दिख रहा है। और आपको पता है कि a² प्लस b² का जो वैल्यू होता है, ध्यान से देखते चलिएगा, a² प्लस b² का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab के बराबर होता है। क्लियर है, माइनस का 2ab के बराबर होता है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। अब माइनस 2ab तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा a² प्लस b² बचेगा। इसका मतलब क्या कि a² प्लस b² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर x के जगह a की जगह पे x² रख दिए, x² का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या रख दिए 1 में x² रख देंगे, ये हो जाएगा अपन में इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी x² अब प्लस 1 में x² का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab। तो 2a की जगह पे क्या है x², b की जगह पे क्या है 1 में x², इससे ये कैंसिल हो गया। आपको क्या पता चल रहा है कि x² प्लस 1 में x² का होल स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा x² की पावर में 2 प्लस 1 में x² की पावर में 2। अब ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप क्या कर सकते हैं x²
प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2। अब बताइए ये जो दिख रहा है इसी को अपन क्या कहते हैं, एक्स की पावर 4 और प्लस इसको क्या कहते हैं 1 में एक्स की पावर 4 और प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बताइए इसका तो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 119। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है 119 प्लस 2 कितना हो जाएगा 121। कितना हो जाएगा 121। तो 121 जो है इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 11 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट। तो रूट 121 का वैल्यू किसके बराबर होता है, 11 के बराबर। तो आप क्या निकाल पाए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 11 के बराबर। क्लियर है। ध्यान से देखते चलिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको पता होगा, देखिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअल में है क्या कि एक्स क्यूब अब माइनस 1 में एक्स क्यूब अगर आपको निकालना है तो इसका जो वैल्यू होता है एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स क्यूब का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स माइनस 1 में एक्स का होल क्यूब अब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 में एक्स के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, एक्स माइनस 1 में एक्स का वैल्यू चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में पुट करके एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स क्यूब का वैल्यू निकाल पाइए। मेरा टारगेट क्या है कि एक्स माइनस 1 में एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना, एक्स माइनस 1 में एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहाँ देखते चलिएगा, अगर इस कंसेप्ट का अगर आपको यूज करना है तो हमको क्या चीज़ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस 1 में एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का भी हम वैल्यू बता चुके हैं, किसके बराबर है, तो 11 के बराबर। अगर आपसे हम ये पूछें, ये बताइए कि x माइनस 1 में x का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो x माइनस 1 में x का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 में एक्स स्क्वायर अब माइनस का 2ab तो माइनस 2। अब बताइए इसका तो वैल्यू आपको पता है किसके बराबर, 11 के बराबर। तो 11 माइनस 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 में x का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर। मतलब x माइनस 1 में x का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस 3 के बराबर होगा। क्लियर है। तो हम क्या किए हैं, x माइनस 1 में x का वैल्यू हम क्या किए फाइंड आउट कर लिए, किसके बराबर, प्लस माइनस 3 के बराबर। बस अब क्या करना, प्लस माइनस 3 का वैल्यू अगर यहाँ पे डालिएगा इस इक्वेशन में, हम यहाँ रब कर लेते हैं। आपको हम बता दिए हैं कि x माइनस 1 में x का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, प्लस माइनस 3 के बराबर है। इसको कैसे फाइंड आउट किए ये भी आप देख चुके हैं। आपको क्या पता चला कि x माइनस 1 में x का जो वैल्यू है वो x माइनस 1 में x का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, प्लस माइनस 3 के बराबर है। बस अब इसको क्या करना है, इसके अंदर में पुट कर देना, एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 का होल क्यूब अब प्लस 3 इंटू अब प्लस माइनस 3। क्लियर है। अब इसका अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, अब प्लस माइनस तो प्लस माइनस 27। अब यहाँ देखिए प्लस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, अब माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बताइए प्लस 27 प्लस 9 तब पर भी प्लस का 36 आ जाएगा, माइनस 27 माइनस 9 तब पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 36 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स क्यूब यहाँ एक चीज़ और छूट गया है, यहाँ होल क्यूब होता, ये जो हम फॉर्मूला नहीं सही है, ध्यान में आपको क्या रखना है, ये सही है। यहाँ क्या पता चला है कि एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स क्यूब का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, प्लस माइनस 36 के बराबर। कैसे फाइंड आउट किया आपको पता चल गया।
कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 था, तो हम क्या किए, एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर की पावर 2 कर दिए, और उसी तरह से 1 में एक्स की पावर 4 को हम क्या लिख दिए, 1 में एक्स स्क्वायर की पावर में 2 इक्वल टू क्या हो गया, 119 दिया हुआ है। तो ये एक्स स्क्वायर की पावर में 2 प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 प्लस 2। अब एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 का वैल्यू दे रखा था 119, 119 प्लस 2 किए तो 121 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, 11 के बराबर आ गया। और हमको क्या पता है कि एक्स माइनस 1 में एक्स का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। तो अगर वहाँ पे हम 9 ये 11 रख देते हैं, 11 माइनस 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब उसको एक्स माइनस 1 में एक्स का होल क्यूब का वैल्यू अगर 9 आ रहा है, इसका मतलब एक्स माइनस 1 में एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगा। अब बस प्लस माइनस 3 का वैल्यू हम क्या किए, पुट कर दिए, क्योंकि हमको पता है कि एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स क्यूब का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स माइनस 1 में एक्स का होल क्यूब और प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 में एक्स के बराबर होता है। जब यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो आपको क्या पता चल गया कि एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स क्यूब का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, प्लस माइनस 36 के बराबर। तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप यहाँ जो है 121 है, तो जब इसको इधर ट्रांसफर किए तो यहाँ पे प्लस माइनस 11 आना चाहिए, जरूर प्लस माइनस 11 होना चाहिए। बट यहाँ देखिए ये भी संख्या क्या है, स्क्वायर, और ये भी क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है। तो बताइए दो पॉजिटिव संख्या का योग नेगेटिव संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता। इस कारण से हम यहाँ पे माइनस कंसीडर, बट यहाँ पे आपको इसका नेचर पता नहीं है कि एक्स और 1 में एक्स जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और यहाँ पे 1 में एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इस कारण से हम वहाँ पे क्या किए हैं, प्लस माइनस 3 कंसीडर कर। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको अगर इस टाइप के कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पूरा प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर उठेगा। अगर कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर उठेगा तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। आप क्या कीजिए, बहुत कम टाइम बच गया है, फुल्ली प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला पाएँ और आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।